हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर बीपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री से जुड़े हुए सवालों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन बिहार? तो कह रहा है कि बिहार में टर्किश रूल के रियल फाउंडर कौन थे? ठीक है। टर्किश रूल के बारे में जहाँ तक बात है तो इसके फाउंडर जो हैं बिहार में वो हैं इब्न बख्तियार खिलजी, यही संस्थापक हैं। ठीक है, बख्तियार खिलजी के बारे में कुछ बातें जान लेनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बीपीएससी में कई बार पूछा जाता रहा है। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सैन्य कमांडर हुआ करते थे। इसके अलावा इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को क्षति पहुँचाई। ठीक है, फिर इन्हीं के नाम पर जो बख्तियारपुर जो है वो बख्तियार खिलजी के नाम पर ही बसाया गया है, उसका नामकरण किया गया है। ठीक है, हाल-फिलहाल में जो है बख्तियारपुर के नाम को परिवर्तित करने के लिए काफ़ी चर्चाएँ होती रहती हैं, इसलिए ये न्यूज़ में आता रहता है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज़। इसके अलावा बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी जो है लखनऊती बनाई थी और अंततः इन्हें अली मर्दान के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो रिवाइज़ करते हैं कि तुर्किश रूल के फाउंडर कौन है बिहार में? तो वो हैं इब्न बख्तियार खिलजी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, यानी सेनापति हुआ करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें बिहार और बंगाल के क्षेत्र में क्षेत्र विस्तार करने का कार्य दिया था। इनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को क्षति पहुँचाई गई। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया, जला दिया था। बख्तियारपुर इन्हीं के नाम पर बसाया गया है। इन्होंने अपनी राजधानी लखनऊती बनाई और इनकी हत्या अली मर्दान के द्वारा कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इन व्हिच ईयर द चौरी रिवॉल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस? यानी चौरी रिवॉल्ट जो है वो बिहार में कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1798 ईस्वी। चौरी रिवॉल्ट की जहाँ तक बात की जाए तो ये बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और चूंकि ये कई दशकों तक चला ये रिवॉल्ट, लेकिन ये अपने चरम पर दुर्जन सिंह के नेतृत्व में 1798-99 में पहुंचता है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर 1798-99 होगा। लीडर का नाम जरूर याद रखिएगा। दुर्जन सिंह जो थे वो चौरी रिवॉल्ट के नेता थे। अगला प्रश्न है। इन विच ईयर वाज उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? यानी उड़ीसा को बिहार से कब पृथक किया गया, कब अलग किया गया? इसका सही उत्तर है 1936 में। देखिए, थोड़ा सा हम लोग इसका इतिहास के बारे में जान लेते हैं बिहार के विभाजन को लेकर। सबसे पहले आपको पता होगा कि अकबर ने बिहार को जीता था। ठीक है, और अकबर जब जीतते हैं बिहार को तो उसको जो है एक अलग सूबा का दर्जा देते हैं। फिर जब उत्तर मुगल काल आता है, ठीक है, इस काल में 1733 ईस्वी में जो है बिहार को पुनः बंगाल में मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से बिहार और बंगाल फिर एक ही एंटिटी बन के रह जाती है 1733 में। ये साल जरूर याद रखिएगा, कई बार ये बीपीएससी में पूछा गया है। 1733 में बिहार और बंगाल को मिला दिया जाता है। अलीवर्दी खां यहाँ के पहले जो है प्रशासक बनते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि चूँकि बंगाल में मिला दिया जाता है, तो बंगाल जो है वो ऐतिहासिक रूप से काफ़ी क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है? अंग्रेज़ों ने भी अपनी राजधानी बंगाल को बनाई थी, तो बंगाल का ऐतिहासिक महत्व धीरे-धीरे बढ़ता गया। लेकिन इसी क्रम में क्या होता है कि बिहार की जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है, वो कहीं न कहीं घटता जाता है। तो 1900 ईस्वी के दौरान जो है, बिहार के कुछ लीडर्स के द्वारा बिहार को बंगाल से पृथक करने का प्रयास किया जाता है, उसकी माँग उठाई जाती है। और इसी क्रम में जो है कुछ नेता हैं जैसे कि सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है? सच्चिदानंद सिन्हा जिनको आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है, उनके द्वारा जो है पृथक बिहार के निर्माण के लिए आंदोलन चलाया जाता है। उनके सहायक में बात की जाए तो महेश नारायण थे, कृष्ण सहाय थे, नंदकिशोर लाल थे। ये सब मिलकर जो है बिहार को बंगाल से पृथक करने की बात करते हैं। ये सब मिलकर जो है एक न्यूज़पेपर भी निकालते हैं जिसका नाम था बिहार टाइम्स, ठीक है? और इन्हीं के प्रयासों से क्या होता है कि 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है। दरअसल दिसंबर 12, 1911 को, यानी 12 दिसंबर 1911 को जब दिल्ली दरबार लगता है, तो इसी में बिहार को बंगाल से पृथक करने का भी जो है निर्णय सुनाया जाता है। ठीक है? और तभी जो है 22 मार्च 1912 को एक अधिसूचना जारी की जाती है और इस अधिसूचना के द्वारा जो है बिहार को बंगाल से 1912 में पृथक किया जाता है। ठीक है? और यही चूँकि 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी की जाती है, इसी दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला फिर एक विभाजन 1936 में होता है, जब बिहार
और उड़ीसा के क्षेत्र को पृथक किया जाता है। यानी देखिए 1912 में जब बंगाल और बिहार पृथक हुआ था, तो उस समय बिहार के भाग में आधुनिक बिहार, झारखंड, इसके अलावा उड़ीसा, इतना बड़ा क्षेत्र था। ठीक है? तो क्या होता है कि 1936 में उड़ीसा क्षेत्र जो है इसको अलग कर दिया जाता है। यानी बिहार से उड़ीसा को पृथक कब किया जाता है? तो ये 1936 में किया जाता है, 1 अप्रैल 1936 को। फिर आखिरी बार बिहार का विभाजन वर्ष 2000 में होता है, जब बिहार से झारखंड को पृथक किया जाता है। यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म तिथि भी मनाया जाता है। तो इसी दिन जो है बिहार को और बंगाल को पृथक किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हेन वाज बिहार एस्टेब्लिश्ड? यानी बिहार की स्थापना कब हुई? तो अभी हम लोगों ने देखा इसकी स्थापना 1912 में हुई है। बिहार बिकम ए सेपरेट प्रोविंस, यानी बिहार कब एक अलग राज्य बना? तो ये 1912 में बना। इसके अलावा बिहार एज एन इंडियन स्टेट वाज फॉर्म्ड इन, बिहार जो है वो एक अलग राज्य के रूप में कब स्थापित होता है? तो 1912 में होता है। आप गौर करेंगे कि ये कई बार जो है देखेंगे 64वीं में भी, फिर 64वीं में, 66वीं में, 65वीं में, कई बार ये बिहार के पृथक्करण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता रहा है। इसको आप लोग डिटेल में ध्यान दें। सबसे पहला मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ यहीं पर। 1733 में बिहार और बंगाल को जोड़ा गया। फिर 1912 में बंगाल और बिहार को पृथक किया गया। फिर 1936 में बिहार और उड़ीसा को पृथक किया गया और वर्ष 2000 में बिहार और झारखंड को पृथक किया गया। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाय व्हिच एक्ट बिहार बिकम अ सेपरेट प्रोविंस? यानी किस कानून के द्वारा बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया? तो आप गौर करेंगे कि इस इन ऑप्शंस को देखिए। 1935 का एक्ट है, 1919 का है, 1909 का है और 1947 का है। अब गौर करेंगे कि 1936 में जब बिहार और उड़ीसा को बाँटा गया, उसी समय जो है 1935 का एक्ट, यानी उससे 1 वर्ष पहले ही आता है और इसी एक्ट के द्वारा जो है बिहार को और उड़ीसा को पृथक करने की बात कही गई थी। इसलिए हमारा उत्तर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं। हू अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? है ना? निम्न में से कौन बिहार के पहले गवर्नर थे? तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर जो है 68वीं बीपीएससी के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया था, तो ये 1936 के दौरान जो है सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। इन्हीं का नाम जो है सही उत्तर के रूप में दिया गया है। थोड़ा-सा इसका एक इतिहास हम लोग देख लेते हैं। सर जेम्स डेविड शिप्टन जो हैं, ये बिहार के गवर्नर बनते हैं 1932 से लेकर 1936 तक। ठीक है? और फिर 1936 से लेकर 1937 तक, यानी 32 से 37 तक जो है, ये सर जेम्स डेविड शिफ्टन ही बिहार के राज्यपाल रहते हैं। इन्हीं शिफ्टन के दौर में ही क्या होता है, बिहार और उड़ीसा को पृथक किया जाता है। तो इनका नाम ज़रूर याद रखेंगे, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। वहीं एक और गवर्नर है, इनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे, इनका नाम है हैलेट। ठीक है? सर गार्नियर हैलेट। हैलेट के समय में क्या होता है, इसके समय में 1937 का जो बिहार का प्रांतीय चुनाव है, इसका आयोजन कराया जाता है। हो सकता है बीपीएससी में इस बार पूछ दिया जाए कि 1937 का बिहार का जब इलेक्शन हो रहा है, बिहार राज्य में जब प्रोविंशियल इलेक्शन हो रहा है, उस समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो उस समय थे सर गार्नियर हैलेट। ठीक है? वहीं 1936 में बिहार और उड़ीसा जब अलग हो रहा है, तो उस समय गवर्नर कौन है? तो उस समय है सर जेम्स डेविड शिफ्टन। इसके अलावा देखिए एक और गवर्नर का नाम याद रखेंगे आप लोग, सर हॉकडे। ठीक है? ये हॉकडे का नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बिहार के अंतिम गवर्नर थे जो कि ब्रिटिशर थे। ठीक है? यानी ये अंतिम ब्रिटिशर गवर्नर बिहार के बने थे। इनका कार्यकाल 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक रहा था। तो इनका भी नाम याद रखेंगे। इसके अलावा जयराम दास दौलतराम का नाम भी ज़रूर याद रखेंगे। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर बनाए गए थे। जयराम दास दौलतराम। ठीक है? एक बार रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सर जेम्स डेविड शिफ्टन के बारे में देखा। ये 1936 के दौरान बिहार के गवर्नर हुआ करते थे। फिर हम लोगों ने सर गार्नियर हैलेट के बारे में देखा। ये बिहार में जो इलेक्शन हुआ था 1937 में, उस दौरान बिहार के गवर्नर हुआ करते थे। फिर हम लोगों ने सर हॉकडे के बारे में देखा। ये बिहार में जब भारत की आज़ादी हो रही थी, उस समय बिहार के गवर्नर थे। साथ ही साथ ये भारत में बिहार के आखिरी ब्रिटिश गवर्नर भी हैं। उसके अलावा हम लोगों ने जयराम दास दौलतराम के बारे में देखा। ये स्वतंत्र बिहार के, यानी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर बनाए गए थे। ठीक है? कुछ अन्य नामों को भी देखते हैं, जैसे एक नाम है सर चार्ल्स स्टुअर्ट बैली। ठीक है? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बैली, जिनके नाम पर पटना का बेली रोड पड़ा है। ठीक है? ये बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है?
ये बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ये इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल था 1912 से 1915 तक। इसके अलावा एक नाम और आप लोग अवश्य याद रखेंगे, ये नाम है सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट, ठीक है? ये गेट का नाम ज़रूर याद रखिएगा, सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट। ये 1915 से 1920 तक बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है? इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है बीपीएससी में कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार के गवर्नर कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है यही एडवर्ड अल्बर्ट गेट जो है वो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। गांधी जी जब बिहार आते हैं तो वो इन्हीं को, है ना, जो एडवर्ड गेट हैं, इनको ही पत्र लिखकर सूचना देते हैं। इसके अलावा आप 1920-21 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में भी याद रखेंगे कि ये बिहार के गवर्नर बनाए गए थे, ठीक है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1920-21 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हेन वाज द प्रोविंस ऑफ बिहार एडेड टू प्रोविंस ऑफ बंगाल, यानी बिहार को बंगाल में कब जोड़ा गया? तो अभी हम लोगों ने ऊपर बात की थी, ये 1733 ईस्वी में बिहार और बंगाल को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, इन 1942 ऑन द ओकेजन ऑफ व्हिच फेस्टिवल जयप्रकाश नारायण एस्केप्ड फ्रॉम हजारीबाग जेल? कहता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस त्योहार के, है ना, संध्या पर जयप्रकाश नारायण जो है वो हजारीबाग जेल तोड़कर बाहर आते हैं, ठीक है? तो ये बीपीएससी में 67 बीपीएससी में पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है? तो ये आप लोग याद रखेंगे, दीपावली की रात थी। दीपावली की रात को ही जो है जयप्रकाश नारायण अपने अन्य साथियों के साथ हजारीबाग जेल तोड़कर बाहर आते हैं। जयप्रकाश नारायण से जो है काफ़ी सवाल पूछा जाता रहा है, तो आइए यहीं पर हम लोग जयप्रकाश नारायण से संबंधित सभी फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जो हैं, वो दिवाली की रात हजारीबाग जेल तोड़कर बाहर आते हैं। फिर जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ से वो अ, पलायन करते नेपाल के तराई क्षेत्र में चले जाते हैं, राजविलास जंगल में, और वहीं बकरी के टापू पर वो आज़ाद दस्ता का निर्माण करते हैं, अपने अन्य सहयोगियों के साथ, ठीक है? फिर जयप्रकाश नारायण जो हैं उनको संपूर्ण क्रांति के लिए भी जाना जाता है। 1974 में जो है संपूर्ण क्रांति का नारा जो है इन्होंने पटना के गांधी मैदान से दिया था। फिर एक चीज़ और याद रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में थे, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये नासिक जेल में बंद थे। नासिक कहाँ है? ये मध्य महाराष्ट्र में है। तो नासिक जेल में सविनय अवज्ञा के दौरान ये बंद थे। इन्हें 1999 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है? चलिए यहाँ पे देख लीजिए, 1932 यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण नासिक जेल में बंद हैं। वहीं 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये हजारीबाग जेल में बंद हैं और यहीं से जो है ये दिवाली की रात स्किप करते हैं। वहीं 1946 की बात करें तो पुनः जो इनको, जब इनको 1946 में जेल में डाला जाता है तो इन्हें फिर अंत में आगरा जेल से छोड़ा जाता है। देखिए, आगरा जेल से छोड़ने की बात क्या है, तो समझिए कि महात्मा गांधी के प्रयासों से जब वो लॉर्ड वेवेल को चिट्ठी लिखते हैं, ठीक है? और उसमें जब कैदियों के छोड़े जाने की बात करते हैं, तो इसी क्रम में 12 अप्रैल 1946 को आगरा जेल से जयप्रकाश नारायण को छोड़ा जाता है और इसी उपलक्ष्य में 12 अप्रैल 1946 को, यानी 12 अप्रैल 1946 को ही जयप्रकाश दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से जयप्रकाश नारायण से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, उसे हम लोगों ने देखा है। अगला देखते हैं, ड्यूरिंग व्हिच मूवमेंट आज़ाद एक्टिव इन बिहार, यानी कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय हुआ? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय होता है, ठीक है? इसका निर्माण जयप्रकाश नारायण एवं उनके साथियों के द्वारा किया जाता है, जैसे राम मनोहर लोहिया वगैरह हैं, ठीक है? अगला देखते हैं, ऑल इंडिया आज़ाद दस्ता एट बकरी का टापू वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट बाय, कह रहा है कि आज़ाद दस्ता का निर्माण बकरी के टापू पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका निर्माण जो है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन सब सब काफ़ी लोगों ने मिलकर किया था, ठीक है? तो इसलिए इसका उत्तर अ, मोर वन मोर देन वन होना चाहिए, ठीक है? इसका उत्तर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी ऑफ़िशियल आंसर की जब इसका जारी किया गया था, तो इसका आंसर जो है ई, मोर देन वन इसका आंसर था, तो आप लोग याद रखेंगे। एक्सप्लेनेशन ज़रूर ध्यान रखें, आज़ाद दस्ता का निर्माण में प्रमुख भूमिका जयप्रकाश नारायण की थी, ठीक है? और इसके सहयोगियों में राम मनोहर लोहिया वगैरह थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट हू अमंग द फॉलोइंग एस्केप्ड फ्रॉम हजारीबाग जेल? तो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन हजारीबाग जेल से भाग गए थे, निकल गए थे? तो जयप्रकाश नारायण का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए।
इन नवंबर 1942 जयप्रकाश नारायण एस्केप्ड फ्रॉम व्हिच जेल? कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? तो ये हजारीबाग जेल था। इसके अलावा आप लोग ये भी बताएं कि नासिक जेल से वो किस आंदोलन के दौरान भागे थे? इसके अलावा आगरा जेल से वो किस आंदोलन के दौरान भागे थे? कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करें। इसके अलावा अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। One of the leader of the revolt of 1857 AD, कुंवर सिंह was related to which place? कह रहा है कि 1857 की क्रांतिकारियों में के अनेक नेताओं में से एक कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। इसका उत्तर होगा जगदीशपुर। बाबू कुंवर सिंह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोगों ने सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बात किया था, जिनका योगदान पृथक बिहार के निर्माण में हुआ करता था। फिर हम लोगों ने जयप्रकाश नारायण के बारे में बात किया, जिनका योगदान आजाद दस्ता से संबंधित है। वहीं अब तीसरे पर्सनैलिटी की ओर चलते हैं और ये हैं बाबू कुंवर सिंह। इससे भी कई सवाल पूछे जाते रहे। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। बाबू कुंवर सिंह की बात करें तो इनके पिता राजा साहिबजादा सिंह थे, ठीक है? ये जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे, राजा साहिबजादा सिंह, ठीक है? इसके अलावा इन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार को नेतृत्व प्रदान किया गया। ये लगभग 80 वर्ष के थे जब 1857 क्रांति में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। इनके भाई की बात करें तो इनके भाई का नाम था बाबू अमर सिंह। इसके अलावा इनके कमांडर इन चीफ कौन थे? तो किशन सिंह इनके कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। 23 अप्रैल 1858 को इन्होंने जो है अ, आ आखिरी बार विजय हासिल किया था, ठीक है? ये लौट कर जब शाहाबाद आते हैं तो अपने जो हवेली है, अपना जो किला है, उसे स्वतंत्र कराते हैं 23 अप्रैल 1857 को, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग 23 अप्रैल को जो है वीर कुंवर सिंह के विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है? इसके अलावा इनकी मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 यानी 23 अप्रैल के 3 दिन बाद ही जो इनकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल क्या होता है कि ये जब 23 अप्रैल को 1858 को जब युद्ध लड़ रहे होते, उससे पहले ही ये घायल अवस्था में थे, जिसकी वजह से युद्ध जीतने के बाद भी चूँकि उचित उपचार नहीं मिल पाया, इसलिए इनका 26 अप्रैल 1858 को निधन हो जाता है, ठीक है? अब देखिए 23 अप्रैल को जो है हम लोग वीर कुंवर सिंह दिवस मनाते हैं, ठीक है? क्यों मनाते हैं? क्योंकि इन्होंने इसी दिन जो है जगदीशपुर को पुनः रिकैप्चर किया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह एंटर्ड जगदीशपुर ऑन? कह रहा है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर कब पुनः एंटर किए थे? तो ये 23 अप्रैल 1858 था। अगला प्रश्न है वेयर डिड कुंवर सिंह जॉइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश? कह रहा है कि कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के जो रिबेलियन थे, उनको कहाँ पर ये जॉइन करते हैं? तो ये पटना में जॉइन करते हैं, ठीक है? देखिए ये प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा काफ़ी कंट्रोवर्शियल इसका उत्तर दिया गया था। कुछ लोगों का मानना था कि इसका उत्तर आरा होगा, कुछ लोगों का मानना था इसका उत्तर पटना होगा, ठीक है? अंततः जो है बीपीएससी ने इसका उत्तर पटना माना था, ठीक है? यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है ऑफिशियल आंसर वाज गिवन बाय बीपीएससी इज पटना बट इट शुड बी जगदीशपुर, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं Who was the leader of the revolutionaries in Bihar during revolt of 1857? तो कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में रिवॉल्यूशनरी जो थे, क्रांतिकारी थे, उनके नेता कौन थे? तो इनके नेता जो थे वो बाबू कुंवर सिंह थे, ठीक है? अगला है हु सेड वेयर एवर आई एम देयर इज जगदीशपुर? किसने कहा था कि जहां पर भी मैं हूं वहीं जगदीशपुर है? तो ऐसा कथन जो है ये कुंवर सिंह का था। देखिए यह प्रश्न सीडीपीओ 2018 में पूछा गया था, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है इन बिहार द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज लेड बाय डैश हु वाज अ 17-year-old मैन हु अनस्टिंगली जॉइंड द सिपाही व्हेन रीच आरा? देखिए कह रहा है यहाँ पे देखिए एक डैश दिया गया, कह रहा है इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान वह कौन नेता थे जो 70 वर्ष की उम्र में युद्ध में शामिल हुए थे, क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया था, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने जितने भी प्रश्न देखे हैं उससे आसानी से ये इसका उत्तर कुंवर सिंह बताया जा सकता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से दूसरे प्रकार का प्रश्न शुरू होता है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सीटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्वेंट? देखिए कह रहा है कि बिहार में पहली बार बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का मीटिंग या सिटिंग कब रखा गया था? तो ध्यान रखेंगे कि 1912 में जब बिहार का पृथक निर्माण होता है बंगाल से अलग, तब सबसे पहले 1913 में जो है
बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का यहाँ पे मीटिंग रखा जाता है। ठीक है? कहाँ रखा जाता है? तो ये पटना कॉलेज बांकीपुर में रखा जाता है। अगला देखते हैं, हु इनवाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण। अब देखिए यहाँ से तीसरे पर्सनैलिटी शुरू होते हैं, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, तो इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं उसे हम लोग यहीं पर देख लेंगे। हु इन्वेंटेड हु इनवाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किन्होंने आमंत्रित किया था? तो इसका उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं और वहीं से गांधी जी को आमंत्रित करते हैं। राजकुमार शुक्ल के बारे में अगर कुछ चीज़ें हम लोग बात करें, तो इनका निवास जो है ये मुरली भरवा गाँव में है। ठीक है? ये वहीं के रहने वाले थे। इसके अलावा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें सेशन में जाते हैं लखनऊ में, 1916 में जिसका आयोजन हुआ था। यहीं पर ये गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि गांधी जी जो है वो चंपारण आए। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चंपारण पीजेंट मूवमेंट। कह रहा है कि निम्न में से कौन से ऐसे नेता हैं जो चंपारण मूवमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है? तो देखिए, महादेव देसाई बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड थे। इसके अलावा नरहरि पारेख ये भी गांधी जी के सहायक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी बिल्कुल गांधी जी के सहायक थे। फिर ये गौरी शंकर मिश्रा जो है ये चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है? तो इसका आप लोग जरूर ध्यान रखें। ये देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि गांधी जी जब बिहार आते हैं तो 1917 में जब चंपारण पहुंचते हैं तो यहाँ पे इनको ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवी प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख जैसे कई नेताओं का जो है यहाँ पे साथ मिलता है। गांधी जी जब चंपारण में रहते हैं तो वो संत राउत के घर पर रहते हैं। ठीक है? संत राउत के निवास स्थान पर। इसके अलावा जब वो बेतिया जाते हैं तो बेतिया में वो यहाँ पे हजारीमल धर्मशाला में रुकते हैं। ठीक है? तो संत राउत का नाम याद रखिएगा। संत राउत के यहाँ चंपारण में रुकते हैं और बेतिया जाते हैं तो हजारीमल धर्मशाला में रुकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हु अमंग द who highlighted the traits of peasant of Champaran by writing under pseudonyms like दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय। कह रहा है कि निम्न में से वो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दुखी, दुखी आत्मा और दुखी हृदय के नाम से अ, लेख लिखे हैं। ठीक है? तो ये देखिए ये हैं पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है? इन्होंने अ, दुखी आत्मा, दुखी हृदय इन सब के नाम से जो है ये इनका पेन नेम हुआ करता था। इस नाम से ये प्रताप नामक न्यूज़पेपर में लिखते थे। ये प्रताप न्यूज़पेपर जो है ये कानपुर से छपता था। ठीक है? और इसके संपादक जो है गणेश शंकर विद्यार्थी हुआ करते थे। ठीक है? याद रखें कि पीर मोहम्मद मुनीस जो हैं ये एक मदरसा के टीचर थे। ठीक है? और यही दुखी, दुखी आत्मा और दुखी हृदय नाम से लेख लिखा करते थे। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस न्यूज़पेपर में लिखते थे? तो इनका न्यूज़पेपर का नाम याद रखिएगा, ये थे प्रताप न्यूज़पेपर जो कानपुर से छपता था। ठीक है? उसके अलावा चंपारण सत्याग्रह जब समाप्त हो जाता है तो पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा जो है रैयती सभा भी शुरू किया जाता है। तो देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि रैयती सभा का शुरुआत किन्होंने किया था? तो ये पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा किया गया था। प्रताप न्यूज़पेपर के बारे में बात करें तो ये न्यूज़पेपर कानपुर से छपता था। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक हुआ करते थे। ठीक है? इसके अलावा पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा प्रताप में जो कुछ लेख लिखे गए थे, उनके शीर्षक हैं चंपारण में अंधेरा। इसके अलावा चंपारण का की दुर्दशा, इसके अलावा है चंपारण में फिर नादिर शाही। ठीक है? चंपारण में फिर नादिर शाही। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 25, हु एस्टैब्लिश अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913। कह रहा है कि 1913 में किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली गई। ठीक है? तो इसका उत्तर है सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा पटना में जो है 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली जाती है। ठीक है? इस 1913 में बनता है। जहाँ तक इस शाखा की बात की जाए तो बिहार में जो है बीएन कॉलेज में जो है वहाँ के छात्र थे बंकिम चंद्र मित्र। इन्हें इसका कहते हैं कि इनको लीडर बनाया जाता है बिहार के शाखा का, बंकिम चंद्र मित्र को। ठीक है? वहीं अगर हम लोग अनुशीलन समिति की बात करें तो इसका निर्माण जो है बंगाल में 1902 ईस्वी में होता है। ठीक है? फाउंडर्स की बात करें तो इसमें सतीश चंद्र बासु जो थे इसके फाउंडर हुआ करते थे। इन्होंने ही अनुशीलन समिति का गठन किया था।
हु हैड फॉर्म्ड द ब्रिटिश सोशलिस्ट पार्टी इन 1931। कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि 1931 ईस्वी में समाजवादी विचारधारा के नेताओं ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया था। ठीक है, तो इसमें कौन-कौन से लोग थे? सबसे पहले फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण इसमें अग्रणी थे। इसके अलावा अन्य भी कई नेता थे, लेकिन इन दोनों का नाम जो है ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन में सबसे पहले आता है, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन जुलाई 1931 बाय गंगा शरण सिंह। देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जुलाई 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा, रामानंद मिश्रा आदि के द्वारा जो है शुरू किया जाता है। ठीक है, वहीं यही जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, यही आगे चलकर, चूँकि देखिए 1931 में क्या बन रहा है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी। यही सोशलिस्ट पार्टी 1934 तक आते-आते ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में बदल जाता है। ठीक है? तो हो सकता है आपसे पूछे कि ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ये 1934 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। ये दोनों तारीख ज़रूर याद रखें। जब 1934 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण होता है, तो आचार्य नरेंद्र देव इस पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। वहीं जयप्रकाश नारायण इसके जनरल सेक्रेटरी यानी सचिव बनाए जाते हैं। ठीक है? कुछ अन्य नेताओं की बात करें तो इसमें यूसुफ मेहर अली थे, बिस्वान सिन्हा, ये सब जो है ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। ये सारे जो लीडर्स का नाम अभी बताया जा रहा है, ये सब समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। ठीक है? चलिए अगला है, व्हेन वाज बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में। वहीं पूछा जाए कि ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1934। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज बोर्न इन 1934 विथ इट्स सेक्रेटरी। तो कौन सचिव बनाए गए थे? तो सचिव थे जयप्रकाश नारायण। याद रखें। और यहीं पे आपको अगर इनके अध्यक्ष का बात पूछा जाए तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। In the Tinkatia system in Bihar, how much land was to be reserved for indigo cultivation? कह रहा है कि चंपारण की जो तिनकटिया व्यवस्था थी, इसमें कितना भूमि जो है वो नील की खेती के लिए आरक्षित रखा जाता था, रिजर्व रखा जाता था। तो ये 3/20 है। देखिए, 1 बीघा में 20 कट्ठा हुआ करता था, ठीक है? और इस 20 कट्ठा का जो तीसरा भाग था, 3 भाग, उसमें नील की खेती करनी पड़ती थी, ठीक है? तो कहते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, ये फर्स्ट लोकल सत्याग्रह मूवमेंट था और इसके लीडर कौन थे? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसमें भूमि के 3/20 भाग पर जो है नील की खेती की जाती थी। 1 बीघा 20 कट्ठे का होता है, ठीक है? और इसीलिए इसको तिनकटिया व्यवस्था कहा जाता था। ये ध्यान रखें कि तिनकटिया व्यवस्था से पहले जो है यहाँ पर पचकटिया व्यवस्था हुआ करता था, लेकिन बाद में चलकर पचकटिया व्यवस्था को खत्म करके तिनकटिया व्यवस्था लाया गया था। इसी यहीं पर जो है किसानों का तिनकटिया व्यवस्था के कारण जो है शोषण हुआ करता था, जिसके लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बुलाया था। गांधी जी आते हैं यहाँ पर और फिर यहाँ पे जो किसानों की दुर्दशा है, इसको लेकर अपने प्रयास करते हैं और अंततः चंपारण सत्याग्रह होता है और नील की खेती जो है फाइनली समाप्त कर दी जाती है। चलिए, हु इज़ द तिनकटिया मेथड? व्हाट इज़ द तिनकटिया मेथड इन बिहार? कह रहा है कि तिनकटिया प्रणाली जो है बिहार में वह क्या था? तो यह एक एग्रीकल्चर मेथड था, यानी कृषि का एक तरीका था। हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह? कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने जान बचाया था, ठीक है? तो देखिए, ये बत्तख मियाँ करके एक व्यक्ति थे। बत्तख मियाँ जो थे, ये एक रसोइया थे। थोड़ी कहानी जान लेते हैं इसके पहले। देखिए क्या होता है कि जब गांधी जी चंपारण आते हैं और यहाँ पर जो है अपना चंपारण सत्याग्रह कर रहे होते हैं, इससे ब्रिटिशर्स जो है काफ़ी परेशान होते हैं। इसी क्रम में वहाँ पर जो इंडिगो प्लांटर्स था, उसके मैनेजर थे इरविन, ठीक है? इरविन ने गांधी जी को भोजन पे आमंत्रित किया, ठीक है? गांधी जी जो है अपने कुछ सहयोगियों के साथ जो है यहाँ पे जाते हैं, ठीक है? और इरविन चालाकी से क्या करता है, अपने रसोइये को, जो कि बत्तख मियाँ थे, उन्हें कहता है कि वो गांधी जी के भोजन में ज़हर मिला कर दे दें, ठीक है? बत्तख मियाँ ज़हर मिला भी देते हैं, लेकिन अंततः जब गांधी जी के भोजन ग्रहण करने से पहले ही वो ये बात गांधी जी को बता देते हैं या उनके सहयोगियों को बता देते हैं, ठीक है? जिससे कि गांधी जी की जान बच जाती है, ठीक है? और इन सारी घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी जो है रा राजेंद्र प्रसाद हैं। इन्होंने इन सारी घटनाओं का ज़िक्र अपनी किताब में किया है। तो इन व्यक्ति का नाम ज़रूर याद रखें, बत्तख मियाँ। प्लांटर्स एसोसिएशन के मालिक कौन थे, हेड कौन थे जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था?
तो इसका नाम इरविन था। अगला देखते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड? कह रहा है कि बिहार का पहला कांग्रेस सेशन कहाँ पे गठित किया गया था, कहाँ पे हुआ था? तो याद रखेंगे कि ये पटना के बांकीपुर में हुआ था 1912 में। पटना बांकीपुर में 1912 में। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुल मिलाकर अगर कांग्रेस के अधिवेशनों की बात की जाए तो बिहार में कुल 3 अधिवेशन होते हैं, ठीक है? पहला अधिवेशन कहाँ हो रहा है? 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में होता है, जिसके प्रेसिडेंट्स आर.एन. मुधोलकर थे। फिर 37वां अधिवेशन गया में होता है, ठीक 1912 के 10 वर्ष बाद, ठीक है? इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। फिर 53वां सेशन जो है ये रामगढ़ में होता है। तत्कालीन अभी जो वर्तमान में झारखंड है, वहीं पर है ये रामगढ़, ठीक है? और 1940 के दौरान तो बिहार, झारखंड ये सब सम्मिलित ही हुआ करता था, ठीक है? तो 53वां सेशन कहाँ होता है? रामगढ़ में। और इसके राष्ट्र प्रेसिडेंट कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है? कुछ अन्य एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, जैसे कि एट गया सेशन, यानी गया सेशन में चित्तरंजन दास जो है वो कांग्रेस में जो है एक प्रस्ताव रखते हैं कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए और केंद्रीय जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानमंडल है, उसमें प्रवेश करना चाहिए। और इसी मुद्दे पर जो है कांग्रेस में डिवीजन हो जाता है, कांग्रेस 2 भागों में बँट जाती है। कुछ लोग थे जो चाहते हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए और केंद्रीय विधानमंडल देना चाहिए। वहीं कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ने से क्या होगा कि इससे हम लोग ब्रिटिशर्स के अंतर्गत आ जाएँगे, ठीक है? और इसी मुद्दे पर दोनों में कांग्रेस में बँटवारा हो जाता है, ठीक है? जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें प्रो चेंजर्स कहा जाता है और जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं उन्हें नो चेंजर्स कहा जाता है, ठीक है? और इसी कारण जो ये जो प्रो चेंजर्स हैं, जो कि चुनाव लड़ना चाहते थे, इन्होंने ही मिलकर एक अलग पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इसके स्वराज पार्टी के निर्माण में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का अहम योगदान है, ठीक है? अब देखिए जब ये अलग पार्टी बना लेते हैं, तो गांधी जी यहाँ पर आते हुए बीच बचाव करते हैं और वो कहते हैं कि चूँकि अ, ये जो स्वराज पार्टी है, वो कांग्रेस के अंदर से ही निकला है और चूँकि कांग्रेस के विचारधारा के ही लोग हैं जो स्वराज पार्टी बनाए हैं, अंतर बस इतना है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो गांधी जी जो है इसको फिर अलाउ कर देते हैं और फिर कांग्रेस के डिवीज़न होने से बचा लेते हैं और स्वराज पार्टी जो है, ये कांग्रेस के अंतर्गत ही एक ऐसी विंग बन जाती है जो चुनाव लड़ती है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में बात करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में और इसका निर्माण में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का अहम योगदान रहता है। चलिए, चित्तरंजन दास की जहाँ तक बात की जाए तो इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है, देशबंधु चित्तरंजन दास। चलिए अगला देखते हैं, इनके द्वारा कुछ किताब भी लिखा गया था जैसे फ्रीडम थ्रू डिसओबीडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, ये सारी किताबें चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922 एडी? कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गया अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके प्रधान कौन थे, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका उत्तर होगा चित्तरंजन दास। 1912 में जो बांकीपुर अधिवेशन होता है उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो यहाँ पे थे आर.एन. मुधोलकर, ठीक है? वहीं 1943 में जो होता है 1943 में, सॉरी 1940 में, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे मौलाना मजरूल हक। अगला है, इन व्हिच सिटी ऑफ बिहार द इंडियन नेशनल कांग्रेस एनुअल सेशन वाज हेल्ड इन 1922? कह रहा है कि बिहार के किस शहर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है? तो 1922 में गया में होता है, ठीक है? चित्तरंजन दास इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अगला है, द 53rd सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, 53rd सेशन 1940 में होता है। ये बिहार के रामगढ़ में होता है, ठीक है? रामगढ़ अभी वर्तमान में झारखंड में है, ठीक है? तो इसका उत्तर होगा रामगढ़ हजारीबाग। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी? कह रहा है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के पहले पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष की जहाँ तक बात की जाए तो ये थे हसन इमाम, ठीक है? तो हसन इमाम जो है वो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का निर्माण होता है, ठीक है? और इसके निर्माण में, इसके गठन में नवाब सरफराज हुसैन का अहम योगदान रहता है।
पहला सेशन की बात की जाए तो ये पटना में आयोजित होता है 1908 में, और इसकी अध्यक्षता जो है सर हसन इमाम के द्वारा किया जाता है। ठीक है? कुछ अन्य बातों को देखा जाए तो ध्यान देंगे कि रिज़ॉल्यूशन ऑफ सेपरेट बिहार जो है, यानी यही जो पहला मीटिंग होता है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का, इसमें फ़खरुद्दीन के द्वारा जो है पृथक बिहार यानी बंगाल से बिहार को पृथककरण करने के लिए एक रिज़ॉल्यूशन पास किया जाता है। तो ये फ़खरुद्दीन का नाम भी आप लोग ज़रूर याद रखें। देखिए 3 नाम यहाँ पे आता है। सबसे पहले तो कि ये बना कब, है ना? बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का निर्माण कब होता है, गठन कब होता है? ये 1908 में हो रहा है। इसका निर्माण किनके द्वारा किया जाता है? तो ये नवाब सरफराज हुसैन के द्वारा किया जाता है। ठीक है? पहला जो अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता जो है सैयद हसन इमाम करते हैं। और इसमें बिहार के पृथक्करण के लिए जो रिजोल्यूशन पास किया जाता है वो फखरुद्दीन के द्वारा पास किया जाता है। ठीक है? तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इन 16th सेशन ऑफ द बिहार स्टूडेंट द 16th सेशन ऑफ द बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट, कह रहा है कि इस बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये 16वां अधिवेशन जो है हजारीबाग में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 16वां अधिवेशन जो है वो हजारीबाग में हो रहा है, और इसकी प्रेसिडेंट जो है ये सरला देवी है। ठीक है? सरला देवी का नाम आप लोग जरूर याद रखें। वहीं बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो इसका निर्माण 1906 ईस्वी में होता है। इसके निर्माण में सबसे अहम भूमिका राजेंद्र प्रसाद की रहती है। ठीक है? और ये जो है ये एसोसिएशन बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ये बिहार के जो युवा रहते हैं, ये वहाँ के जो छात्र हैं, उनको संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला देखते हैं। बाबा ठाकुरदास एस्टैब्लिश्ड व्हिच सोसाइटी इन पटना, कह रहा है कि बाबा ठाकुरदास के द्वारा पटना में कौन सा सोसाइटी का निर्माण किया गया था? तो याद रखिएगा ये रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का इन्होंने गठन किया था। ठीक है? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी किसके द्वारा? बाबा ठाकुरदास के द्वारा। ठीक है? एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी जो है ये बाबा ठाकुरदास के द्वारा 1906 में पटना में निर्माण किया जाता है। वहीं रामकृष्ण मिशन की बात की जाए तो इसका निर्माण जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में किया गया था। इसी से प्रेरित होकर जो है बाबा ठाकुरदास जो है 1906 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन है। द फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार इन 1937 कम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर हुज लीडरशिप, कह रहा है कि 1937 में जो है पहला मिनिस्ट्री जो है बिहार का वो किसके नेतृत्व में बना था? ठीक है? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है? मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो है मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन बिहार वाज हेल्ड इन, कब होता है इस लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन? तो 1937 में। यहाँ पे देखिए आप लोग जो है इस अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का उत्तर दें कि 1937 में जो है बिहार के गवर्नर कौन थे? ठीक है? हम लोगों ने इसी वीडियो में शुरू में इस प्रश्न का डिस्कशन किया है। ठीक है? गवर्नर्स को हम लोगों ने डिटेल में देखा था। तो आप जो है इसका आंसर करेंगे कि 1937 में जब बिहार में प्रांतीय चुनाव हो रहा है उस समय बिहार के गवर्नर कौन थे? ठीक है? देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है 1937 में एमजी हैलेट जो है यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है? और कांग्रेस चूँकि सबसे बड़ी पार्टी जो है बनकर उभरी थी, तो एमजी हैलेट जो हैं, ठीक है, गार्नियर हैलेट, वो श्री कृष्ण सिंह को बुलाते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल के निर्माण की बात करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिंह जो है वो मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं करते हैं। विवाद क्या होता है? श्री कृष्ण सिंह जो है वो एक ऐसा मंत्रिमंडल का निर्माण चाहते थे जिसमें राज्यपाल की कोई भूमिका ना हो, ठीक है? राज्यपाल का कोई दबाव ना हो, कोई हस्तक्षेप ना हो। लेकिन राज्यपाल के द्वारा जब इसकी स्वीकृति नहीं दी जाती है तब श्री कृष्ण सिंह जो है वो मंत्रिमंडल के निर्माण से मना कर देते हैं, और ऐसे में फिर जो है गवर्नर एमजी हैलेट वो यूनुस को बुलाते हैं, मोहम्मद यूनुस को, और जो कि मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के सदस्य थे, और वो बिहार के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय प्रधानमंत्री का पोस्ट हुआ करता था। ठीक है? तो वो बिहार के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद 20 जुलाई 1937 तक आते-आते, ठीक है? 1 अप्रैल को मोहम्मद यूनुस बन रहे हैं प्रधानमंत्री। वहीं 20 जुलाई 1937 तक आते-आते जो है मोहम्मद यूनुस जो है ये अपना त्यागपत्र दे देते हैं, और फिर श्री कृष्ण सिंह जो है वो बिहार के यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखें। अगला है हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो बिहार के प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जो है उन्हें बिहार का प्रथम चीफ मिनिस्टर, प्रथम मुख्यमंत्री माना जाता है।
श्री कृष्ण सिंह के बारे में जहाँ तक बात की जाए तो उन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है कि श्री कृष्ण सिंह जो हैं उन्होंने 1937 में जो है, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि 20 जुलाई 1937 को ये मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। लेकिन जल्द ही 1938 तक आते-आते जो है ये फिर से इस्तीफा दे देते हैं। इसका कारण क्या था? तो देखिए इसका कारण क्या था? ये जो श्री कृष्ण सिंह और उनकी मंत्रिमंडल है, वो कुछ कैदियों की रिहाई चाहती थी, ठीक है? कुछ राजनीतिक कैदी थे, उनकी रिहाई चाहती थी। इसके लिए यह दबाव बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो वो कौन से कैदी थे? राजनीतिक कैदी, उनका नाम था योगेंद्र शुक्ल। योगेंद्र शुक्ल जो थे, इन्हें सेलुलर जेल अंडमान निकोबार यानी काला पानी की सज़ा हो गई थी और इनकी ही मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है त्यागपत्र दे दिया जाता है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला है द लीडर ऑफ फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार वाज। तो कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो बिहार के पहले मंत्रिमंडल के अध्यक्ष थे या लीडर थे? तो श्री कृष्ण सिंह जो है इसका उत्तर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजाइंड इन फरवरी 1938 फॉर व्हिच रीजन। कह रहा है कि बिहार का जो चुना हुआ सरकार था, ठीक है, वो फरवरी 1938 में क्यों इस्तीफा दे देता है? तो ये जो है इसका कारण अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका कारण क्या था कि फॉर फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है, राजनीतिक कैदियों के मुक्ति के लिए, ठीक है। और वो कौन थे? तो योगेंद्र शुक्ल, यानी योगेंद्र शुक्ल इसमें से अहम थे। अन्य भी और कैदी रहे होंगे लेकिन योगेंद्र शुक्ल इनमें से प्रमुख थे। अगला है द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्ण सिंह रिजाइंड इन फरवरी 1934 फॉर व्हिच रीजन। कह रहा है यही सेम क्वेश्चन है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट श्री कृष्ण सिंह का जो चुना हुआ सरकार था वो फरवरी 1938 में इस्तीफा क्यों दे देता है? तो इसका भी वही होगा, फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है, राजनीतिक कैदियों की मुक्ति के लिए। अगला देखते हैं बिहार हेराल्ड। देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर की बात की जा रही है। तो बिहार हेराल्ड जो कि 1872 में शुरू किया गया था, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? हु स्टार्टेड बिहार हेराल्ड? तो इसका नाम था गुरु प्रसाद सेन। बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा जो है बिहार हेराल्ड शुरू किया जाता है, ठीक है। द बिहार हेराल्ड वाज द फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर। ये पहला साप्ताहिक इंग्लिश न्यूज़पेपर था जिसको गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1872 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हिच वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन पटना, ठीक है। तो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर जो कि पटना में शुरू होता है, तो इसका नाम है बिहार हेराल्ड। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? अभी हम लोगों ने देखा था, ये गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया जाता है 1872 ईस्वी में, ठीक है, 1872 में बाय गुरु प्रसाद सेन, ठीक है। अगला देखते हैं हु इज कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में इन्हें चिन्हित किया जाता है, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में हम लोगों ने अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन देखा था, ठीक है। ये पृथक बिहार के निर्माण में इनका अहम योगदान था, ठीक है, और इन्हें ही आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा की जहाँ तक बात की जाए तो ये क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार यानी आधुनिक बिहार के निर्माता कहे जाते हैं। इनका जन्म 10 नवंबर 1871 को होता है आरा में, ठीक है। और ये जो है ध्यान रखेंगे कि जब 1912 में पटना में जब अधिवेशन हो रहा था जिसके अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर थे, उसमें इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी। इसके अलावा और कुछ बातें ध्यान रखी जाए तो ये जो हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली था यानी हमारा जो संविधान सभा था, उसके पहले अंतरिम अध्यक्ष भी थे। राष्ट्रपति अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद जब चुनाव होता है तो फिर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से जो है हु फॉर्म बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? देखिए इसका निर्माण जो है 1929 में होता है और इसके निर्माण में स्वामी सहजानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है ये 1929 में सोनपुर में सहजानंद सरस्वती के द्वारा बनाया जाता है। किसान सभा के अगर इतिहास की बात करें तो देखिए बिहार जो है शुरू से ही किसानों के लिए और कृषिगत कार्यों के लिए प्रसिद्ध रहा, ठीक है। किसानों की दुर्दशा की स्थिति आती है तो ऐसे में
1922-23 में मुंगेर के क्षेत्र में श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा जो है किसान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है? इसका नाम सिर्फ किसान सभा है। 1922-23 में बनता है श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा। फिर 1928 तक आते-आते किसान सभा जो है ये किसानों को अधिक से अधिक किसान को जोड़ती जाती है और ये अपना आकार बड़ा करता है और इसी कारण जो है 1929 में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा को अखिल बिहार स्वरूप देते हुए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन करते हैं। ठीक है? अब बिहार किसान सभा का जब निर्माण हो जाता है तो उसका नियमित अंतराल पर कुछ-कुछ दिनों पर जो है अधिवेशन भी बुलाया जाता है। जैसे पहला अधिवेशन जो है सोनपुर में होता है, सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे 1929 में। दूसरे अधिवेशन की बात करें तो ये गया में होता है, ठीक है? पुरुषोत्तम दास टंडन जो है ये इसके अध्यक्ष थे जिसका 1934 में ये मीटिंग बुलाई जाती है। फिर तीसरी कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो ये हाजीपुर में होता है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है? इसके अलावा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की जो सार्थकता थी, इसके जो प्रयास थे इसको देखते हुए फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसका और बड़ा स्वरूप करते हैं और इसे अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में बनाते हैं, ठीक है? लखनऊ में जाकर जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन करते हैं। चलिए, अगला है हु लेड कल्टीवेटर्स ऑफ इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कह रहा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों का नेतृत्व किसने किया था? किन्होंने प्रदान किया था नेतृत्व? तो ये थे स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद के द्वारा जो है बिहार के किसानों को नेतृत्व प्रदान किया जाता है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वामी विद्यानंद जो थे वो अ, किसान नेताओं में से एक अग्रणी हुआ करते थे, ठीक है? इसके अलावा ये भागलपुर तथा मधुबनी के क्षेत्र में जो है एक्टिव थे, इन क्षेत्र में ये कार्य करते थे। फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, इन्हें किसान प्राण के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। 1936 में ये अखिल भारतीय किसान सभा का निर्माण करते हैं। किसान सभा के निर्माण में जो है इनका अहम भूमिका रहता है, ठीक है? बिहटा में ये सीताराम आश्रम का निर्माण करते हैं, ठीक है? और यहीं से जो है ये किसानों के लिए कार्य करना प्रारंभ करते हैं। आगे देखते हैं, कुछ अन्य किसान संगठन, किसान नेता और उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं। तो सबसे पहले हैं श्री कृष्ण सिंह और कार्यानंद शर्मा। तो ये मुंगेर के बड़हिया ताल क्षेत्र में जो है किसानों को नेतृत्व प्रदान करते हैं। फिर यदुनंदन शर्मा की बात करें तो ये गया के क्षेत्र में रेव और सत्याग्रह में इनका योगदान रहता है। फिर यमुना काटजी सारण के क्षेत्र में ये कार्य करते हैं। राहुल सांकृत्यायन ये छपरा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। अनवारी सत्याग्रह से राहुल सांकृत्यायन का नाम जुड़ा हुआ है। फिर एक है पंचानन शर्मा, इनका भी किसानों के और कृषक के क्षेत्र में जो है काफी योगदान रहा है। अगला देखते हैं, हु लेड कल्टीवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वही प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किन्होंने किया? तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा जो है किसानों का नेतृत्व किया गया था। अगला है, हु वाज कनेक्टेड विद बिहार किसान सभा। तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़े हुए थे? यहाँ पे देखेंगे स्वामी सहजानंद, आर्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा, ये सभी जो है किसान सभा से जुड़े हुए थे, ठीक है? और इसलिए इसका उत्तर जो है ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला है, हु ऑर्गेनाइज किसान सभा एट मुंगेर इन 1922-23। कह रहा है कि मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर, ये दोनों मिल के करते हैं, इसलिए इसका उत्तर भी ई होगा, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब होता है? तो इसका गठन 1929 ईस्वी में होता है। कह रहा है, इन विच एरिया वाज राहुल सांकृत्यायन एक्टिव इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1922। कह रहा है कि 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन बिहार के किस क्षेत्र में एक्टिव थे, किस क्षेत्र में योगदान दे रहे थे? तो ये छपरा का क्षेत्र था, ठीक है? अगला देखते हैं, विच कंपनी एस्टैब्लिश्ड। देखिए, हम लोगों ने किसान सभा तक के सारे प्रश्नों को देख लिया है, ठीक है? अब यहाँ से जो है आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 के बाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।